हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसकी PDF, इस लेक्चर की PDF वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी और साथ ही वहाँ कुछ क्वेश्चन शेयर किए जाते रहते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो उसको आप सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो जा कर के वो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी और भी हमारे चैनल हैं, UPSC PCS ग्रुप भी है जहाँ हम डेली वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्विज़ कराए जाते हैं, तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जैसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना है वो भी जा कर के जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, हमें आज की जो हमारी मोटिवेशनल लाइन है उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। वास्तविक दुनिया में आपको मुश्किलें अवश्य नज़र आएंगी, लेकिन आपके हौसले के सामने वो हमेशा ही बौनी नज़र आएगी। मतलब इस दुनिया में मुश्किलों की कमी तो है नहीं, डेली कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज सामने आती रहती हैं, लेकिन जो हमारा हौसला है उसके सामने ये हमेशा ही कम नज़र आएंगी। तो इसीलिए हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति हमें क्या होना है, दृढ़ निश्चय होना है, डेडिकेट होना है। और अगर इस तरह हम अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हैं, चल रहे हैं, जुनून है, अपने अंदर जोश है, तो कोई भी परेशानी है कोई मैटर नहीं करता है, वो हमेशा कम ही नज़र आएगी। उसको हमें क्या करना, पार करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। और ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो शीघ्र ही अपने लक्ष्य को पाता है। तो चलिए आज का आप सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है आज का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का पहला चक्रवाती तूफान आसानी। ये 2022 का पहला चक्रवाती तूफान है जिसका क्या नाम है, आसानी। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? श्रीलंका के द्वारा किया गया है। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस सेशन का ये है कि श्रीलंका के द्वारा किया गया। और मैंने बताया था कि ये जो चक्रवात होता है, चक्रवात का जो केंद्र होता है वहाँ हमेशा कौन सा प्रेशर होता है? लो प्रेशर होता है। तो यहीं पर ये चक्रवात बनता है, तो ये लो प्रेशर हमेशा होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया है। और ये उत्पन्न कहाँ हुआ है? तो जो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ किसको मतलब प्रभावित करेगा? तो अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को ये क्या करने वाला है? प्रभावित करने वाला है ये चक्रवात। और यहाँ पर जो स्पीड होगी इसकी वो 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवा के साथ ये चलने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चक्रवात के बारे में डिस्कस किया था, उसका नाम था बम चक्रवात। बम चक्रवात ये कहाँ आया था? अमेरिका में, अमेरिका में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी पिछले साल तौकाते आया था जिसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया था। और ये कहाँ आया था? अरब सागर में आया था। और तौकाते जो था इसका अर्थ क्या था? इसका मतलब क्या था? आवाज़ करने वाली छिपकली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुलाब जो चक्रवात आया था उसका नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान। तो ये तौकाते एग्ज़ाम में, तो किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये सारे कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो जैसा कि सबको पता है कि भारत ही केवल नहीं पानी के संकट का सामना कर रहा, बल्कि दुनिया के लगभग जितने भी देश हैं वो सभी इस मतलब इससे जूझ रहे हैं। ठीक है, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या किया गया? जो जल संरक्षण है, जल संरक्षण को लेकर के क्या किया गया? दुनिया भर में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल क्या किया गया? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। पहली बार प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र असेंबली में ये प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें ये घोषणा की गई कि अब क्या करेंगे हम लोग, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में इसको मनाएंगे 22 मार्च को। फिर क्या होता है? 1993 में, कब? 1993 में 22 मार्च को हर साल
विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी स्टार्ट कब से हुआ? 1993 से ये स्टार्ट हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि थीम इस बार की क्या रखी गई, 2022 की थीम क्या रखी गई। तो थीम आपका है भूजल अदृश्यमान, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। अगर इसकी इंग्लिश में बात करें थीम की, तो भूजल मतलब ग्राउंड वाटर, भूजल का मतलब क्या है? ग्राउंड वाटर, और बनाना यानी मेकिंग, अदृश्य द इनविजिबल को क्या बनाना? विजिबल। तो इसका क्या हो गया? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। क्लियर? ये इंग्लिश में थीम हो गई। और ये किसके द्वारा प्रस्तावित की गई इस थीम को? तो IGRAC, मतलब कि इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर के द्वारा प्रस्तावित किया गया। क्लियर? तो इसका मतलब ये है, जो थीम रखी गई भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, जिसका तात्पर्य क्या है कि ग्राउंड वाटर जो है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, उसके लेवल को क्या करना है? बढ़ाना है। ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाना है। आप सभी को पता है कि जो भूजल है ये पृथ्वी पर मीठे पानी का क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन आपका बढ़ रहा है, बदतर हो रहा है, वैसे ही क्या होगा? जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बदतर होता जाएगा, भूजल अधिक से अधिक क्या होगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ये जो हमारा बहुमूल्य रिसोर्स है, संसाधन है, इसको हमें क्या करना है? स्थायी रूप से मैनेज करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करने की इसके लिए आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, जो थीम रखी गई भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी भूजल जो है वो दृष्टि से बाहर हो सकता है। भूजल को तो हम नहीं देख सकते हैं, दृष्टि से बाहर हो सकता है, लेकिन ये दिमाग से बाहर नहीं होना चाहिए। ये दृष्टि से बाहर हो सकता है, लेकिन दिमाग से बाहर नहीं होना चाहिए। इसको हमें क्या करना? प्रदूषण से बचाना है। और क्या करना है? इसको लोगों को और ग्रह की ज़रूरत को संतुलित करते हुए इसे का हमें क्या करना है? स्थायी रूप से उपयोग करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड वाटर डे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पानी की किल्लत को हमें क्या करना है? इसको बहुत ही सावधानी से हमें इसको यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट, और ये जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1 मिनट, SDG जो 6 है, SDG इसका मतलब तो आप ही जान गए होंगे, सतत विकास लक्ष्य, जो कि हमारे कितने हैं? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कब? 2015, जिसका लक्ष्य क्या है? 2030, कि 2030 तक हमें क्या करना है? ये लक्ष्य को हासिल करना है। कितने? 17 लक्ष्य को। तो जो SDG नंबर 6 जो लक्ष्य है वो क्या है? वो आपका है यही जल के लिए है। ये क्या है? जल के लिए है, वाटर मैनेजमेंट है। SDG 6 क्या है? वाटर मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए SDG 6 है आपका। तो जो लक्ष्य रखा गया है कि हर घर जल पहुंचा दिया जाएगा, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं आपको, 2024। हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2024 तक रखा गया है। और इस लक्ष्य को पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? कि हर घर जल का लक्ष्य, हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन चुका है? गोवा। ये आपको ध्यान रखना है। और अटल भूजल योजना कब स्टार्ट की गई थी? अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली वाटर मेट्रो सिटी कहाँ? कोच्चि में। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपका एक काम है, उसको आप तुरंत कर दीजिए। कि क्या करना है? जो देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिए तुरंत, एंड आपको क्या करना है? शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थर्ड क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। ये किस नंबर का है? ये जो चैंपियनशिप है ये 19वें नंबर का है। और
पंकज अडवाणी ने इसको कितनी बार जीता? 8वीं बार इसको जीता है। पंकज अडवाणी ने इसको 8वीं बार जीता, मतलब इनका ये 8वां खिताब है। और किसको हरा कर इन्होंने जीता है? तो ध्रुव सीतवाला को हरा करके इन्होंने अपना 8वां खिताब जीता है। और ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो देख लेते हैं इसको, दोहा कतर में इसका क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। अभी कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि लक्ष्य सेन जो इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में ये उपविजेता बने हैं, क्यों उनको डेनमार्क के जो विक्टर, क्या नाम था उनका, विक्टर एक्सेल्सन, उन्होंने इनको हरा दिया था। तो कल ये भी मैंने डिस्कस किया था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। क्या है? प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2022 देने का ऐलान किसे किया गया है? तो किसे किया गया है? ये है, इनका नाम है फ्रांसिस केरे। ये देखिए, यही है ये फ्रांसिस केरे। तो ये जो आर्किटेक्ट, टीचर और सामाजिक कार्यकर्ता, क्या नाम है इनका? फ्रांसिस केरे। तो इनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में इनको घोषित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है, प्रित्जकर पुरस्कार जो है, इसे कभी कभी क्या कहते हैं? वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार। और इस सम्मान को पाने वाले, इस सम्मान को, ये जो सम्मान है, ये जो प्राइज़ है, ये प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकी और पहले आश्वेत व्यक्ति हैं। इस सम्मान को पाने वाले ये पहले अफ्रीकी और पहले आश्वेत व्यक्ति हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। अब देख लेते हैं इसके बारे में, इस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो 1979 में क्या हुआ था? हयात फाउंडेशन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और ये उन वास्तुकारों को दिया जाता है जिनका कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगर बात करें 2021 में, ये तो 2022 का हो गया, पिछले साल 2021 में किसे दिया गया था ये पुरस्कार? तो फ्रांसीसी आर्किटेक्ट, फ्रांस के थे आर्किटेक्ट, उनका क्या नाम था? एनी लैकार्टन और जीन फिलिप। एनी लैकार्टन और जीन फिलिप वासल को 2021 का प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे आपको फैक्ट याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और एकमात्र भारतीय कौन है जो इस पुरस्कार को प्राप्त किए हैं? एकमात्र भारतीय जो हैं उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। 2018 में इनको मिला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसे मिला है? तो कैरोलिना को मिला है। कैरोलिना कहाँ की है? पोलैंड की हैं। और जो ये मिस वर्ल्ड 2021 हुआ तो किस नंबर का था? 70वां नंबर का था। और इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, उसी के रिवाइज कराया था कि मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू जो चंडीगढ़ की हैं, ये भी 70 नंबर का ही था। तो दोनों आपको एक साथ लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। निवेश के अवसर तलाशने के लिए मार्च 2022 में गल्फ निवेश समिट का आयोजन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निवेश के अवसर तलाशने के लिए अभी क्या हुआ है? मार्च 2022 में गल्फ निवेश समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? श्रीनगर में किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया जा रहा है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरेगा तो कम से कम 6 से 7 लाख लोगों को इससे क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो इससे जब निवेश किया जाएगा तो इससे क्या होगा? रोजगार मिलने की तो संभावना 100% है। तो रोजगार बढ़ेगा 6 से 7 लाख लोगों को, जिसमें से बताया जा रहा है जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा ये बताया भी गया है कि 70,000 करोड़ का प्रपोजल आ चुका है।
जिसमें से हम लोग क्या किए हैं 27,000 करोड़ का जो है वो क्लियर कर चुके हैं। तो ये बस ध्यान रखना कि गल्फ निवेश समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं इसमें और भी कुछ फैक्ट। तो अगर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर यानी डल झील, यहाँ पे झील कौन कौन से हैं, डल झील है, नागिन झील है, और बात करें तो जम्मू, और जो नागिन झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की बृहत्तम ताजे पानी की झील है। और कौन सी झील है, मानसबल झील है जम्मू कश्मीर में, पेंगोंग झील है लद्दाख, तो ये हो गया आपका। और कौन सा है, तसोकर झील है लद्दाख में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय उद्यान दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, इसी को हेमिस हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये लद्दाख क्षेत्र में है। सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदिनी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। बांध अगर बात करें तो बगलिहार बांध चिनाब नदी पर बना हुआ है, दुलहस्ती बांध ये चिनाब नदी पर ये भी बना हुआ है, सलाल बांध ये भी चिनाब नदी पर बना हुआ है। और बात करें तो क्या नाम है इसका, उरी बांध झेलम नदी पर बना हुआ है। और कुछ फैक्ट की बात करें तो देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है वो कहाँ जारी किया गया है, जम्मू में ही जारी किया गया। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और ये ट्यूलिप गार्डन जो है वो डल झील के किनारे कौन सी पहाड़ी पर, जबरवान पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर, जबरवान पहाड़ी पर स्थित है। और जम्मू कश्मीर की जो आयशा अजीज हैं वो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है फैक्ट। और बात करें तो जो क्या नाम है इसका, कि कश्मीर की घाटी में जो केसर की खेती होती है उसको भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। और कश्मीर में भारतीय रेलवे की ओर से देश का पहला कौन सा ब्रिज, केबल रेल ब्रिज, कौन सा, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। और इस केबल रेल ब्रिज पर 2021 में ट्रेन क्या कर सकती है, दौड़ सकती है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो बनाया गया है, ये जो गल्फ निवेश समिट का आयोजन किया गया, एक तो मैंने बताया कि रोजगार बढ़ेगा, निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, निर्यात को बढ़ावा देना, और इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, ये तो मैंने बता दिया। और अगर ये कहा जाए कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, तो जोजिला सुरंग है। मनाली और लेह को जोड़ने वाली कौन सी सुरंग है, अटल सुरंग है। और ये अटल सुरंग जो है दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि, हार्मुज जल संधि है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय मूल की चिकित्सक को हाल ही में व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया, आशीष झा को नियुक्त किया गया। ये कहाँ के हैं आशीष झा, बिहार के हैं। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने ही इनको भारतीय अमेरिकी डॉक्टर आशीष कुमार झा को यहाँ पर नियुक्त किया है, कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर, जिसको हिंदी में कहें तो प्रतिक्रिया समन्वयक, कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक इनको बनाया गया है। तो इससे रिलेटेड बस इतना ही फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उनका क्या नाम है जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया, यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, जय शाह हैं, जिनका कार्यकाल क्या किया गया है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है, कहाँ होगा, श्रीलंका में होगा। और इसमें कितनी टीम भाग लेंगी, 5 टीम भाग लेंगी, 5 टीम। चलते हैं ये है जय शाह। किस राज्य में हाल ही में डोल यात्रा या डोल उत्सव त्यौहार मनाया गया है, तो कहाँ मनाया गया है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में क्या किया गया है, ये उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, होली मनाई जाती है, एक दूसरे को कलर लगा करके होली मनाई जाती है। तो कोलकाता में भी क्या किया गया है, इससे मतलब उसको क्या किया गया, डोल उत्सव, हमारे यहाँ होली कहा जाता है और कोलकाता में इसी को डोल उत्सव या डोल यात्रा कहा जाता है। मतलब इसमें वही एक दूसरे को क्या करते हैं, गुलाल लगाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ये जो त्यौहार है ये होलिका
दहन के अगले दिन मनाते हैं। होलिका दहन आज है तो कल हम लोग क्या करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बंगाल में ये त्यौहार जो है, बंगाल में जो पश्चिम बंगाल में ये बनाई जा रही है, तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है कब मनाया जाता है। और बंगाल में से होली नहीं बल्कि डोल उत्सव कहा जाता है। और हमारे यहाँ जो होली, मतलब हमारे यहाँ यानी देश भर में जो होली मनाई जाती है वो होलिका, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। लेकिन जो बंगाल का डोल उत्सव है, डोल जात्रा उत्सव है, वो राधा और कृष्ण के प्रेम उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अभी कुछ दिन पहले मरु महोत्सव मनाया गया था, कहाँ, जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। और मेदारम यात्रा भी मैंने डिस्कस किया था, ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना, ये मेदारम यात्रा जो तेलंगाना का है, जो कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो ये भी ध्यान रखना है। और हेरात महोत्सव भी मैंने बताया था कि हेरात फेस्टिवल, तो जैसे हमारे यहाँ क्या है, महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जम्मू कश्मीर में हेरात महोत्सव, हेरात के रूप में शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें प्रसाद के रूप में लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, अखरोट प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। लोसांग कहाँ का है, सिक्किम का है। और अभी स्पुतिक गस्टर भी बताया था मैंने, लद्दाख का है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख का, एक लोसांग है एक लोसर है, तो ध्यान रखिएगा, लोसर लद्दाख, लोसांग सिक्किम। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी जो है वो कौन सी है, एक मिनट गाइस, एक क्वेश्चन छूट गया है। एक मिनट। 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक आयोजित सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का संबंध किस संगठन से है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि ये जो सैन्य अभ्यास है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, इसका संबंध किस संगठन से है। तो किससे है, नाटो से है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, NATO कहते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। कहाँ पर ये हो रही है, नॉर्वे में। तो नॉर्वे में ये क्या किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। और नॉर्वे में किया जा रहा है ये कैसा अभ्यास है, द्विवार्षिक अभ्यास है, जिसमें नाटो सहयोगी और भागीदार राष्ट्र क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। और ये अभ्यास कैसा है, एक रक्षात्मक अभ्यास है। कैसा अभ्यास है, रक्षात्मक अभ्यास है, जिसमें क्या होता है, जो इसके सहयोगी देश हैं, तो इनमें जो बाहरी खतरे होते हैं इनके, तो उसके खिलाफ क्या करते हैं, रक्षा के लिए ये युद्ध स्थिति पर क्या करते हैं, प्रशिक्षण में भाग लेती हैं। मतलब अगर सिंपल में कहा जाए, एक वर्ड में कहा जाए, तो इसका काम क्या है, तो ये क्या करती है, रक्षा करती है। ये क्या करती है, रक्षा करती है। अगर मतलब इसमें किसी भी देश पर, जो इसके सहयोगी देश हैं, अगर इसमें किसी पर भी अटैक होता है तो ये क्या करती है, उसकी रक्षा करने के लिए है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अधिकांश जो अभ्यास होते हैं वो मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तरी नॉर्वे में क्या होता है, आयोजित किया जाता है। और देख लेते हैं, और ये जो है कब से किया जा रहा है, ये अभ्यास 2006 से ये हर 2 साल पे ये आयोजित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नाटो की। नाटो पढ़ लेते हैं कि नाटो के बारे में। तो नाटो जो है ये यूरोपीय और उत्तर यूरोपीय, जिसके बारे में आप जब से रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है तभी से सुनते हुए डेली आ रहे होंगे आप लोग। यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का ये क्या है, गठबंधन है। नाटो क्या है, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का क्या है, गठबंधन है। और इसका गठन कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रशिया आक्रमण के खिलाफ किया गया था। और इसमें कितने सदस्य देश हैं, 30। कितने हैं, 30 हैं। और यह जो क्या कहते हैं उसको, उत्तरी अटलांटिक संधि है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, उसी के अनुसार ये क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है। और इसमें 1949 पर इस पर क्या किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। तो ये नाटो जो है वो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है।
किस पर? सामूहिक रक्षा के, मतलब अगर किसी एक पर अटैक होगा तो ये पूरे क्या करेंगे? उसकी रक्षा करेंगे। तो ये सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जहाँ इसके स्वतंत्र सदस्य देश किसी भी बाहरी पार्टी के हमले के खिलाफ क्या करेंगे? आपसी रक्षा के लिए क्या होते हैं? सहमत हो जाते हैं। तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेशन को क्या करिए? तुरंत शेयर कर दीजिए और लाइक तुरंत कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसकी नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दुनिया की जो सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है वो कौन सी है? दिल्ली है। अभी जो स्विस संगठन है, स्विस संगठन कौन सी है? स्विस संगठन IQAIR, तो इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। तो इसी के अनुसार नई दिल्ली जो है इसको लगातार, नई दिल्ली को लगातार दूसरे साल, लगातार दूसरे वर्ष क्या किया गया है? सबसे प्रदूषित राजधानी ये बनी हुई है। और नई दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पर कौन है? दिल्ली के बाद कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का ढाका, राजधानी पूछा है ना, तो बांग्लादेश का क्या है? ढाका है। उसके बाद एनजमेना, ये कहाँ का है? ये चाड का है। दुशांबे, दुशांबे कहाँ का है? ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना पहला देख लीजिए कौन है? नई दिल्ली, दूसरा है ढाका, तीसरा है एनजमेना, फोर्थ है दुशांबे। तो ये जो, और 5 भी देख लीजिए तो मस्कट, ओमान का जो मस्कट है, ये 5 राजधानियां हैं शीर्ष जो सबसे प्रदूषित राजधानी शहर हैं। और इसमें देखा जाए तो अगर बात करें कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर, तो वो कौन सा है? भिवाड़ी। कौन सा है वो? भिवाड़ी। क्लियर? सेकंड नंबर पर गाजियाबाद। अगर शहर की बात करें, राजधानी की बात करें, ऑलरेडी मैंने बता दिया। फर्स्ट शहर की बात करें तो भिवाड़ी, सेकंड है गाजियाबाद, और दिल्ली शहर थर्ड नंबर पर है। दिल्ली शहर जो है थर्ड नंबर पर है सर्वाधिक प्रदूषित शहर में। अगर इसको विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। दूसरा है चाड, थर्ड है पाकिस्तान, चौथे नंबर पर है ताजिकिस्तान, एंड फिफ्थ नंबर पर है भारत फिफ्थ नंबर पर विश्व स्तर पर 5वां सबसे प्रदूषित है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो स्विस संगठन है इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, और ये जो उस पर PM 2.5 के लिए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और रिपोर्ट में 117 देश, क्षेत्र और 6,475 शहरों में PM 2.5 वायु प्रदूषण माप का क्या किया गया है? विश्लेषण किया गया है यहाँ पर 117 देशों में। तो इतना तो आपको फैक्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 23 मार्च है, और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? आज ही के दिन भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को, आज ही के दिन 23 मार्च को फांसी दी गई थी। तो अंग्रेजी हुकूमत जो थी उसी के खिलाफत ये लोग, इन्होंने क्या किया था? पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध में ये जाते हैं सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं। भगत सिंह और उनके जो साथी रहते हैं बटुकेश्वर दत्त, वो जाते हैं अप्रैल 1929 में क्या करते हैं? सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं और आज़ादी के नारे लगाने लगते हैं। और इतना करते हुए वो वहाँ से भागते नहीं है, क्योंकि उनका मकसद ही यही था कि हमें क्या करना है? खुद को पकड़वा देना है, लोगों को सुनाना है। उनका मकसद केवल अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना था, किसी की हत्या करनी नहीं थी। और उसके बाद क्या होता है? घटना के बाद इनको क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद वो लाहौर षड्यंत्र केस, 2 साल बाद लाहौर षड्यंत्र केस में क्या किया जाता है? इन लोगों को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब कल का रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है। भारत और किस देश के मध्य 22 से 31 मार्च 2022 तक लामितीय 2022
संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, तो सेशल्स में किया जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? रशिया। हाइपरसोनिक क्या होता है? कल मैंने बता दिया, जिसकी स्पीड क्या हो 5 मैक से ज़्यादा हो हाइपरसोनिक मिसाइल। सबसोनिक जो क्या हो 1 से कम हो। सुपरसोनिक 1 से क्या हो 1 से 5 के मध्य हो। तो ये सारे मैंने कल बताए थे। किस संगठन ने हाल में प्रदूषणकारी आयात वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किसने किया है? यूरोपियन यूनियन ने किया है। BBNL का विलय किस संचार कंपनी के साथ किए जाने की घोषणा की गई है? BSNL के साथ। किस राज्य की विधानसभा हाल ही में भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? नागालैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? सरदार बर्डीमुखामेदेव को चुना गया है। CRPF के द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 83वां बनाया गया है। कब? 19 मार्च को। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब 20 मार्च 2022 को किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। ये देखिए मैंने यहाँ दे दिया है। डिजिटल इंडिया की दिशा में कल मैंने बताया था नेवा जो विधानसभा नागालैंड जो पहली पेपरलेस सरकार बनी, तो ये ऐप लॉन्च किया गया जिसका क्या डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ी पहल राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। नेवा का मतलब है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाली नागालैंड भारत को पहली सरकार, पहली पेपरलेस विधानसभा। तो ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ दे दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जहाँ सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए नेवा ऐप का उपयोग कर सकते हैं और यह संपूर्ण कानून बनाने की प्रक्रिया के स्वचालन, निर्णय और दस्तावेजों की ट्रैकिंग को क्या करता है? सक्षम बनाता है। वन नेशन वन एप्लीकेशन के सिद्धांत को बढ़ावा इससे दिया गया है। बाकी चलिए यहाँ मैप दे दिया है, मैप डेली देख लिया करिए कहाँ क्या है लोकेशन। जैसे आज मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया, तो जम्मू कश्मीर ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ मैंने आपको सब बता दिया कि झील बात सब बता दिया। ये आपका लद्दाख है, ये हिमाचल है, ये आपका उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये सब देख लिया करिए, मैप इसीलिए डेली दे देते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।